नमस्कार, मैं उदय। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर आ चुके हैं। भाजपा जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल की मौजूदगी में विधानसभा वार बैठकों की सिलसिला शुरू कर दिया है, वहीं रायपुर के चारों विधानसभाओं के बूथों को मजबूत करने भाजपा ने गुरुवार को बड़ी बैठक की। तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब जमीनी तैयारियों के साथ ही मुद्दों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चुनावी मुद्दे तैयार करने के लिए कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज बैठक हुई और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर की 4 विधानसभाओं की बूथों को मजबूत करने भाजपा ने गुरुवार को मैराथन बैठक की। लगभग 8 घंटे चली बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल बूथ शक्ति केंद्र मंडल के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बूथों को मजबूत करने के लिए टिप्स भी दिए, साथ ही आपसी समन्वय के साथ कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी ताकत के साथ जनता से जुड़े और मुद्दों को लेकर आंदोलन करें। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के निर्देश भी दिए। वहीं कांग्रेस की रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार विधानसभा वार बैठकें और समीक्षाओं का दौर जारी है। 2023 की चुनावी रणनीति पर मंथन करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की राजीव भवन में बैठक हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया के अलावा सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा और कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन शामिल हैं। बैठक में 2023 के चुनाव में क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर चर्चा हुई। सरकार के कौन कौन से काम और किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में जाएंगे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। वहीं बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी की बैठक को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ अनेक आंदोलन होंगे। भूपेश बघेल की सरकार नाकारा साबित हो रही है। राज्य सरकार को एक्सपोज करना और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर तक जाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। बैठक में एक तरफा संवाद न करके सब मिलकर आपस में चर्चा करके बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल जी वो सभी विधानसभाओं की बैठक ले रहे हैं और उसके अंदर में केवल एक तरफा संवाद नहीं है, सब मिलकर आपस में संवाद से ये बैठक चल रही है कि आने वाले समय में हमको ये चारों विधानसभा जीतना है और इसको लेकर जो है हम कार्यकर्ता से भी संवाद है, वो भी अपने सुझाव और अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों से परिचय भी हो रहा है। तो पूरी विस्तार से जो है वो ये बैठकें चल रही है और आने वाले समय में ये त्यौहार के बावजूद 95% के लगभग कार्यकर्ता उपस्थित है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का कहना है कि एक बेहतर समन्वय के साथ आगे काम किया जाएगा। 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। बहरहाल 15 साल तक प्रदेश में राज करने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठक करके सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए चुनावी मुद्दों के साथ ही मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि जनता आगामी चुनाव में किसे सिरमौर बनाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो किस तरह से दोनों ही पार्टियों की रणनीति और किस तरह से 2023 के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं, इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले रुख करूंगा मैं बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी। अगर बात करें देवलाल जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है वो जोर शोर से तैयारी में जुटी है। ऐसे में हमने देखा कि गुरुवार को बीजेपी ने करीब 8 घंटे की मैराथन बैठक की।
ऐसे में आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर किस रणनीति के तहत इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। देखिए, ये जो बैठक थी वो बूथ स्तर की बैठक थी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री जी इन सारे चीजों की समीक्षा किए हैं और हर विधानसभा में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की जो कार्य हैं वो अनवरत चल रहे हैं। साथ ही साथ जो पार्टी इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ जो जन आंदोलन छेड़ रखी है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कांग्रेस को घेरने के लिए रणनीति बनी है। और उन मुद्दों को लेकर हम अवश्य ही सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता वाली बात को लेकर युवा मोर्चा ने आंदोलन किया हो, या अभी महिला मोर्चा जो आंदोलन करने वाली है, जिस प्रकार से ये कांग्रेस के लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर ये कसम खाई थी कि इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शराब बंदी कर देंगे, जिसको लेकर वृहद आंदोलन बिलासपुर में होना है, जिसकी तैयारी चल रही है। माताएं एवं बहनें इन कांग्रेस की सरकार से कितनी त्रस्त है कि इन वृद्धजनों को जो पेंशन योजना के तहत 1500 रुपया देने की बात कही थी, वो आज तक नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जो आदिवासी अंचल में सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज हमारा आदिवासी समाज है, जो कांग्रेस की जो आदिवासी विरोधी चेहरा, जो कांग्रेस का दंश है, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज झेल रहा है। जो हमारा 32% आरक्षण था, आज वो 20% हो गया। आदिवासी गंभीर एवं अज्ञात बीमारी से मर रहे हैं। आदिवासियों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। वहां के आदिवासी क्षेत्रों के पैसे को यहाँ के मुख्यमंत्री डाका डालकर अपने विधानसभा में विकास कार्य करने जा रहे हैं, करवा रहे हैं। उसको लेकर हम सब आंदोलित हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि विकास नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। आज तक कोई भी नया रोड नहीं बना है, नया कोई भी चीज नहीं हो पा रहा है इस छत्तीसगढ़ में। विकास के नाम पर जीरो है। जी, लौटूंगा मैं आपके पास। मैं रुक करूंगा चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी, आपने देवलाल ठाकुर जी की बात को सुना, आप उस बात का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी लगातार मैराथन बैठकें कर रही है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी पॉलिटिकल अफेयर्स और कमेटी की बैठक हुई कांग्रेस की। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? क्या इस बार के चुनावी मुद्दे पिछली बार के चुनावी मुद्दों से कुछ अलग होंगे? देखिए, कांग्रेस देश के लिए समर्पित, प्रदेश के लिए समर्पित, जनता के लिए समर्पित विश्वास को अर्जित करने में विश्वास रखती है। और जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव में लड़ा, आज लगभग सारे वादे हम पूरे करके बीच जनता के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की कर्तव्य हताशा निराशा में टूट चुकी है और इस हताशा निराशा में उनके पास मुद्दों का अभाव है और इस मुद्दे के अभाव को पाटने के लिए वो लगातार निरंतर मेहनत कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पास अंत तक कोई मौका नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस की सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। हम अपने सरकार के किए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और यही हमारा मूल उद्देश्य होगा। हमारी जो पार्टी की परफॉर्मेंस है, लोगों के प्रति हमारा जो विश्वास और रुझान और प्रेम बढ़ा है, जो इस बात को बताता है कि राम जी के मार्ग में चलने वाली कांग्रेस को निश्चित तौर पर जनता का स्नेह पुनः प्राप्त होगा और अच्छे से प्राप्त होगा। जी चंद्रशेखर जी, लेकिन देवलाल ठाकुर जी ने तो कई मुद्दे बता दिए। बात करें महिला सुरक्षा की, बेरोजगारी की, कई मुद्दे बता दिए उन्होंने तो छत्तीसगढ़ में। नहीं, देखिए, खेसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनके पास बोलने बताने कुछ नहीं, काल्पनिक तथ्यों काल्पनिक बातों को रखते हैं। आज आप देखिएगा महिला सुरक्षा के मामले, जहां पूर्वोत्तर भाजपा सरकार के समय में 15-15 हजार आदिवासी माताएं बहनें बालाएं गायब हो गई थी, जसपुर से लेके गरियाबंद तक। उस समय भाजपा के पास कहने बताने कुछ नहीं होता था। हमारे शासन काल में कभी किसी आदिवासी महिला बच्ची को, चाहे वो मीना खल को, गोली नहीं मारी गई शासन के द्वारा। तो ये सब जो चीजें हैं, हमारे शासन काल में अपराध का क्राइटेरिया भी गिरा है, महिला शिक्षा नारी शक्ति भी बढ़ी है, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का दर भी घटा है और निश्चित तौर पर महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो हमारी सरकार में बढ़ा है। क्योंकि मां महतारी को लेकर चलने वाली एकमात्र पार्टी कोई है प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी है। और गांव की संस्कृति को लेकर चलने वाली, जहां हमारी मातृशक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान होता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की पार्टी शासनकाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी बस बोलने के लिए कुछ भी मुद्दे नहीं है, तो झूठे आंकड़े, फर्जी आंकड़े देखिए, काल्पनिक बात कह के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं जी। और ये बार बार एक्सपोज भी होते हैं।
जी। लेकिन अब ये इनके पास बोलने कुछ है नहीं है, तो ये कुछ भी उलझुल आरोप लगा के टाइम पास करना इनका काम है। मैंने बताया ना, हताशा निराशा में डूब चुकी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है। जी, मुद्दों का अभाव है। चंद्रशेखर जी, लौटूंगा मैं आपके पास। विचलित हो गए, विचलन आ गए। चंद्रशेखर जी, लौटूंगा मैं आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, अगर बात करें, आपने दोनों ही मेहमानों की बातों को सुना और हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो नए मुद्दों की तलाश कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या दोनों ही पार्टी की जिस तरह से रणनीति है, दोनों पार्टियों के लिए आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण है और किस पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है आपको? देखिए, कोई भी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा कभी नहीं करती। सबसे पहली बात, हम जो भी बात करते हैं वो एक अनुमान लगाते हैं कि ये पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और कांग्रेस इस दिशा में, अनुमान होता है और उस अनुमान में बहुत कुछ सच भी आ जाता है सामने। जो हम लोग पत्रकारिता के दौर में जो समझते हैं उतना उसमें कुछ सच भी आता है। जो स्थितियां अभी बन रही है चुनाव के पहले के वर्ष में, अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसका असर जो है इस चुनाव में पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो गया जो दोनों पक्ष के विरोध में जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की शासन के समय भी गलतियां हुई है और कांग्रेस के सरकार की भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से आरक्षण का ऐसा निर्णय आया। ऐसे आरोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, उसका प्रभाव कितना आदिवासी में पड़ा है ये महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए क्या रणनीति अंदर ही अंदर इन लोगों ने बनाई है, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन ये करेंगे उस रणनीति का, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से जो है सुनील ने जो बात कही है, एक माहौल बनाने का प्रयास आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भविष्य में करने वाली है, जिससे एक बड़ा माहौल बनेगा। एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, आज के अखबार में ईडी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन हम समय पर खुलासा करेंगे। मतलब अगर आपके पास सबूत है तो खुलासा अभी क्यों नहीं हो रहा है, समय कब आएगा? तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसमें एक राजनीति होगी और 4-6 महीने के बाद जब चुनाव नजदीक होंगे तब उसका कोई धमाका सामने आ जाए तो एक नई बात, नई राजनीति सामने आ जाएगी। ये भी एक संभावना बनती है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की भीतर ही भीतर बहुत तगड़ी तैयारियां चल रही है। बूथ स्तर, पन्ना स्तर पर लगातार काम वो कर रहे हैं, आरएसएस के लोग उनका साथ दे रहे हैं और कांग्रेस भी इस बात को अच्छे से समझ रही है। उनकी भी तैयारियां जो है पूरी तरह से चंद्रशेखर हैं। लगता है चंद्रशेखर जी के पास इसका जवाब है कि कब जो है वो ईडी खुलासा करेगी। चंद्रशेखर जी, नहीं, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं कि कब खुलासा करेंगे, लेकिन बाबूलाल साहू जी बहुत वरिष्ठ, बहुत सम्मानीय पत्रकार हैं और उन्होंने बेहद गंभीर बात कही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से शर्मा जी हमारे साथ कि ईडी कब खुलासा करेगी। नहीं, बाबूलाल शर्मा जी, बाबूलाल भी हमारे एक लाइन जी। देखिए, ईडी का खुलासा की बात उन्होंने जो कही वास्तव में बहुत गंभीर बात है और ये तैयारी नहीं, षड्यंत्र है जी। भाजपा का षड्यंत्र है। देखिए, मैंने पहले कहा भाजपा के पास मुद्दे नहीं है और मुद्दे नहीं है तो फिर षड्यंत्र में उतारा है। हम बार बार बोलते हैं ईडी, सीडी, सीबीआई सब भाजपा के अनुशांसिक संगठन बन चुके हैं और आज बाबूलाल भैया ने बातों में इस बात की पुष्टि कर दी। इतने बड़े पत्रकार ने कहा है, गलत नहीं कहा है और यदि कहा है तो ये षड्यंत्र भाजपा का जो है बेनकाब हुआ आपके चैनल के माध्यम से। मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा बाबूलाल भैया को जी। चंद्रशेखर जी, लौटूंगा आपके पास। देवलाल ठाकुर जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है और ये सब मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है, 2023 तक आपके पास मुद्दे नहीं बचेंगे और जिस तरह से जो आंदोलन किए जा रहे हैं वो एक दिखावट है। देखिए, कांग्रेस के लोग कभी भी आदिवासियों के दुख और दर्द को नहीं समझा है और उसको मुद्दा भी नहीं समझती। कांग्रेस के हमारे भाई प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निराश हो गई है। अगर आदिवासियों को निराश करोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी दुखी होगी। हमारे आदिवासी भाइयों का आरक्षण कम कर दिया गया। आदिवासी भाई जो मर रहे हैं वहां पर बीमारियों से, उसको कांग्रेस राज में आज देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में कहने को कांग्रेस का राज है, आज आदिवासी अंचल में नक्सलियों का जंगल राज चल रहा है। एक बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, जन आंदोलन करके सजा सुनाया जा रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार सोई हुई है?
आप शहरी अंचलों में भी देखोगे सट्टा का दौर इतना चला है कि पूरा परिवार तबाह हो जा रहा है। लोगों को अर्थीया में तख्ता लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या इस सरकार सोई है? मैं नहीं कह रहा हूं। इनके यहाँ के जो गृह मंत्री है वो स्वयं पुलिस वालों की बैठक लेते हैं और कहते हैं कि अपराध एवं सट्टा बढ़ रहा है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि सट्टा नहीं बढ़ रहा है। वहां पर इनके गृह मंत्री जी लिस्ट सौंप देते हैं कि ये सट्टे वाले की लिस्ट देख लो। आखिर गृह मंत्री के कहने के बाद भी अगर प्रदेश में सट्टा फल फूल रहा है तो कौन है उसके ऊपर का देवलाल ठाकुर जी आज यहाँ पर अपराध करने और करवाने के लिए संरक्षण दे रहा है। और ये ईडी की बात करते हैं। अरे ईडी का अपना काम है। अगर सर आरोप तो यही लगता है ना कि मैंने बात सरकार नहीं जो की। है बाबूलाल भैया ने बताया कि षड्यंत्र उजागर हुआ है, वो षड्यंत्र उजागर हुआ है। और आदिवासी जाति की बात ये ना करें। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों को जो शोषण किया है, प्रदेश के 90% जगह में नक्सलवादी फैल चुके थे। झीरम घटना से लेके, तालबेटला से लेके, मदनवाड़ा घटना से लेके ना जाने कितने दुर्दांत अपराध उस दौर में हुए हैं, जिन्होंने आदिवासियों को चरण पादुका के नाम पे धोखा दिया, गौ माता के नाम पे धोखा दिया, गाय देने के नाम पे धोखा। आज वो आदिवासी जाति की बात कर रहे हैं। बोलने में बताने में शर्म आता है। चंद्रशेखर जी लौटूंगा मैं आपके पास। 4,000 रुपए बाबूलाल ठाकुर जी की बात कंप्लीट होने हमने दीजिए। दिया है। चंद्रशेखर जी लौटूंगा मैं आपके पास। काल्पनिक बातें ना करें। देवलाल ठाकुर जी बातें ना करें देवलाल भाई। देवलाल ठाकुर जी काल्पनिक, आप वरिष्ठ नेता है, काल्पनिक बातें ना करें, तथ्यहीन बातें ना करें देवलाल भाई। कि इस प्रदेश में कैसे अपराध बढ़ रहे हैं, तथ्यहीन बातें ना करें देवलाल भाई। देवलाल ठाकुर जी एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं। बातें ना करें तो देवलाल भाई। ईडी कोई किसान को नहीं पकड़ता, गुपचुप वाले को नहीं पकड़ता, किसी ठेला वाले को नहीं पकड़ता। सर मेरी बात सुन लीजिए आप। देवलाल ठाकुर जी मेरा सवाल है आपसे। पैसा कमाया हुआ है, लोगों के घर धान को रखने के लिए बोरा नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ ईडी छापा मारी, बोरे में 500 के 1000 2,000 के नोट मिल रहे हैं। इससे तो जनता खुशी है कि भ्रष्टाचार की हमारी गाढ़ी कमाई को इन लोग भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं और इनको संरक्षण कौन दे रहा है? देवलाल ठाकुर जी अगर सवाल छापेमारी का है, आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाए आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गलत बर्दाश्त नहीं झेला जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं देवलाल ठाकुर जी। देवलाल ठाकुर जी नान घोटाला किसने किया? 36,000 करोड़ का। प्रदेश को बर्बाद किसने किया? इस प्रदेश में स्काई वॉक से लेकर एक्सप्रेस वे तक घोटाला किसने किया? इस प्रकार के सैकड़ों घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करते हैं। इनके शासनकाल में आदिवासियों को गोली मारी जाती थी। देवलाल ठाकुर जी एक बड़ा आरोप ये भी लगता है। देवलाल ठाकुर जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को देवलाल ठाकुर जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? लगातार चिल्ला रहे हैं। मुआवजा देते हैं और उत्तर प्रदेश जाके गांधी परिवार को खुश करने के लिए 50 लाख काल्पनिक बातें कर रहे हैं देवलाल ठाकुर। कहां तक का न्याय है? ये आपके चैनल के माध्यम से। देवलाल ठाकुर जी एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, और जिस तरह से अभी बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि सेंट्रल एजेंसियों के पास सबूत है, लेकिन वक्त आने पर खुलासा होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वो खुलासा कब होगा? उतना रट के आए हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया, प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को इसको सोचने के लिए काल्पनिक बातें करके आपके मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस, मुझे दुख होता है इतने बड़े मंच का दुरुपयोग कोई कर रहा है तो। दलाली में ये कैसे कांग्रेस भाषण और भाषण का मंच नहीं है, परिचर्चा पर विमर्श का मंच है। लेकिन ठाकुर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जितना लिख जी सुन पा रहे हैं आप सर? उतना पूरा बोल रहे हैं। ये आपकी बात भी नहीं सुन पा रहे हैं भाई साहब, ये आपकी बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। रट गया है और इनके भाव। मैं लौटूंगा देवलाल ठाकुर जी आपके पास। मैं रुक करूंगा चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी जिस तरह से अगर बात करें, बाबूलाल शर्मा जी का यही कहना है कि जो सेंट्रल एजेंसी है उनके पास ईडी के पास सबूत तो है, लेकिन वो वक्त आने पर खुलासा होगा। तो आखिर इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सबूत है तो इनकी ट्रेन रोके कोई? दिक्कत क्या है? इनकी ट्रेन को कोई रोके? चंद्रशेखर जी जिस तरह से बाबूलाल शर्मा ने कहा कि जो जांच एजेंसी है उनके पास सबूत है, लेकिन जांच एजेंसी का कहना है कि वो वक्त आने पर खुलासा करेंगी। ऐसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सबूत है तो अभी खुलासा करने में दिक्कत क्या है? जी चंद्रशेखर जी यही तो मेरा प्रश्न है। यदि सबूत है तो यही तो मेरा प्रश्न है, यदि सबूत है तो कार्रवाई करें जी, और नहीं है तो झूठे सबूत बना के चुनाव के समय राजनीति करेंगे। मैंने पहले भी कहा ये भाजपा के अनुशासनिक संगठन बन के रह गई। ईडी, सीडी और केंद्रीय एजेंसियां
और यही बात का आरोप है, इनके पास मुद्दे हैं नहीं। इनके प्रवक्ताओं को जितना रटाया जाता है, सिखाया जाता है, निरंतर ये बोल के चले जाते हैं। ये जो देवलाल भाई भी बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे। हेलो जी चंद्रशेखर जी। अरे हम तो भ्रष्टाचारियों के जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। अब कांग्रेस देवलाल ठाकुर जी, जिस तरह से कई भ्रष्टाचार आरोप लगते हैं, इसके अलावा एक और सवाल आपसे समझ चाहूंगा। अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो जिस तरह से हार हुई है हेलो? और जिस तरह से अगर बात करें 15 साल के कार्यकाल की बीजेपी की, इस बार की चुनौती क्या है आपके लिए? हेलो जी आवाज आ रही सर मुझे आपकी। कट गया है। देखिए, चंद्रशेखर जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। चुनौती तो चुनौती के रूप में तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो गरीबों का हक एवं अधिकार है, जो गरीब लोगों के सर में आदिवासियों का आरक्षण कम हो गया इन कांग्रेसियों के कारण। जो गरीबों को, जो यहाँ के युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया इन कांग्रेसियों के कारण। जो महिलाएं हैं जो इनको शराबबंदी के नाम पर अपना मत दे दी, आज शराब के नाम पर छत्तीसगढ़ में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग त्रस्त हैं। आज शराब बंद भी नहीं किया गया, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अपराध को देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ही नहीं कर रहा हूं, इनके मंत्री भी तक कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध हर जगह दिख रहे हैं। तो अपराधियों को अंकुश लगाने में ये सरकार नाकाम हो रही है। आप लोग बस्तर अंचल क्षेत्र में देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उन नक्सलियों को ले जाकर इलाज करवा रहे हैं। देवलाल ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, हम अपराध के मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं। सामने पिता की देवलाल हत्या ठाकुर कर जी, दी जाती है। ऐसी दुर्दशा आदिवासियों ने कभी नहीं देखी है कि जन अदालत में हत्याएं हो रही है और कांग्रेस सो रही है, कांग्रेस की सरकार सो रही है। इनको तो शर्म आना चाहिए, आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। जी देवलाल ठाकुर जी, हम अपराध के मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं। मेरा मुद्दा इस बार का ये है कि इस बार कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे विकास के जिन पर बीजेपी बात करेगी? जी बिल्कुल करेगी। आप ये बता दीजिए, एक तो सड़क बता दें कांग्रेस के लोग की कहीं पर बनाए हैं कह के, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दे कहीं पे बनाए हैं कह के। ये लोग कहीं पर भी विकास के नाम पर, आज पंचायतों में देख लीजिए, कोई विकास के कार्यों को बता दे। अगर केंद्र सरकार के 15वें वित्त का पैसा नहीं रहता तो गांव के सरपंच एवं 15 साल के विकास के बारे में निकल जाते। जी 15 साल का जो विकास था बीजेपी का, आप मुझे वो बताइए पहले। 15 साल में क्या नहीं बना है, कितने हजार किलोमीटर 15 साल में क्या नहीं बना है, कितने हजार किलोमीटर रोड बन गए। अभी तक जितने भी रोड बने हैं पूरे बने हुए, इनके पास है ही नहीं है काम के लिए। ये लोगों ने जितने ग्राम पंचायत में जितने विकास के कार्य किए, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना चलता था, ये लोग के कार्यकाल में बंद हो गया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा पैसा दे रहे हैं इन लोग? 1 रुपया का पैसा नहीं दे रहे हैं। इन लोग को सोचने की आवश्यकता है। आज जो जितनी भी योजनाएं चल रही थी भारतीय जनता पार्टी जी, तो 15 साल के जो आपका विकास था आप उसी को लेकर जाएंगे इस बार चुनावी मुद्दे में? करके क्यों रखे हुए हैं सारे? ठाकुर जी लौटूंगा आपके पास। क्यों नहीं? बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कई जो है वो इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है, कई विकास की योजनाएं जो है वो हमने कांग्रेस की देखी है। 15 साल में बीजेपी ने क्या काम किया उसको भी जनता ने देखा है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी का इस बार फोकस है बूथ स्तर पर 4 विधानसभा सीटों पर, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार फेरबदल कर रही, चाहे वो पार्टी के अंदर ही महत्वपूर्ण पदों पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या ये रणनीति वाकई में बीजेपी की आने वाले समय में सफल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जो है इस बार हमारे हाथ में फिर से सत्ता आए। अभी देवलाल ठाकुर जी ने एक बात बिल्कुल सही कही, वो सत्य है, 100% सत्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। उतना काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो ग्रामीण योजनाओं पर प्रमुखता दी है, किसान नेता की छवि जो बनाई है मुख्यमंत्री ने, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसका कोई काट अभी तक के जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। और बिना प्रमाण के आरोप बहुत लगे हैं, लेकिन देखिए मैं बड़ा साफ साफ बात करता हूं कि जो जनता सोचती है वो मैं कहता हूं। प्रमाण के साथ जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सिर्फ आरोप का अर्थ जनता किस रूप में लेगी ये देखने वाली बात होगी। आप सिर्फ आरोप लगा देंगे तो उसका अर्थ आजकल जनता समझने लगी कि आरोप कैसे लगते हैं, वायदे कैसे किए जाते हैं। आपके आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उनको अपने नेतृत्व संगठन की शक्ति पर भरोसा है इस चुनाव में, और शराबबंदी, आरक्षण, कानून व्यवस्था उनका मुद्दा बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से जो है ये मुद्दे काम आएंगे उनके, और इस पर वो आंदोलन खड़े करेंगे।
कांग्रेस को अपनी योजनाओं पर भरोसा है, ग्रामीण योजनाओं पर। भूपेश बघेल की किसान छवि का भरोसा है, ग्रामीण योजनाओं का प्रभाव का भरोसा पूरी तरह से है। कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत कमी कार्यकर्ताओं के बीच में दिख रही है उसको तैयार करने के लिए भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को ठीक करने, समझाने, बुझाने में लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बीजेपी में बहुत हुआ, उसका मुकाबला इस सरकार ने नहीं किया। और एक सबसे बड़ी जो बात मैं कह रहा हूं, जो जनता के बीच में जो बात चल रही है वो मैं कह रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, वो ये है कि लोग चाहते हैं कि जो टीएस बाबा और भूपेश बघेल में मनभेद की स्थिति बनी है वो समाप्त होकर के एक मंच पर वो उनको देखना चाहते हैं। अगर वो दोनों एक मंच पर दिल से खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। जी, तो बाबूलाल शर्मा जी कह सकते हैं कि इस बार जो चुनावी मुद्दे होंगे वो जनता के बीच जेन्युइन मुद्दे होंगे, जो जनता के बीच होंगे, ना कि सिर्फ चुनावी मुद्दे बन के रह जाएंगे। जनता इस बार उसको वोट देगी जो जनता समझती कि हाँ वाकई में ये काम हुआ है और सिर्फ ये जो मुद्दे वो चुनावी मुद्दे हैं। देवलाल ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।